अरे बच्चों, बीए फाइनल की जो सांख्य कारिका है हमारी, उसके पिछले अध्याय में हम लोगों ने सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण किए हमने और फिर बाद में पुरुष के अस्तित्व के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, उसी के साथ में पुरुष की अनेकता की भी चर्चा करी कि सांख्य दर्शन में पुरुष को अनेक माना गया है, अर्थात आत्मा अनेक है। उसी संदर्भ में हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन किस प्रकार प्रकृति और पुरुष में संबंध स्थापित करता है। आज का हमारा जो व्याख्यान है वो प्रकृति और पुरुष के संबंध को लेकर के है कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष को मूल तत्व मानता है, तो इन दोनों में वह किस प्रकार संबंध स्थापित करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन द्वैतवाद को मानता है, किंतु यह दो प्रकार की मूल सत्ता में विश्वास करता है। एक है प्रकृति, दूसरा पुरुष। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, जबकि प्रकृति पुरुष को नहीं बना सकती, वहीं पुरुष भी प्रकृति को नहीं बना सकता, क्योंकि प्रकृति जड़ है किंतु सक्रिय है, जबकि पुरुष चेतन है किंतु निष्क्रिय। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ही समस्त जगत का निर्माण होता है। प्रकृति सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों की साम्य अवस्था है। जब यह शांत स्थिति में रहे तब सृष्टि प्रक्रिया नहीं होती, और जैसे ही वह जड़ प्रकृति चेतन पुरुष के संसर्ग में आती है, निकट आती है, वैसे ही प्रकृति के गुणों में विक्षोभ अर्थात हलचल मच जाती है, और इससे प्रकृति की साम्यावस्था छिन्न भिन्न होती है और इससे सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे चुंबक अपने संसर्ग से लोहे को गतिशील करता है, वैसे ही पुरुष के संयोग मात्र से जड़ प्रकृति भी क्रियाशील हो जाती है। प्रकृति और पुरुष के संबंध में दूसरा उदाहरण है, एक बार जंगल में एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति, दोनों ने मिलकर के जिस तरह से नदी को पार किया, उसी तरह प्रकृति और पुरुष भी आपस में मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति अंधे के सदृश्य है तथा पुरुष लंगड़े व्यक्ति के सदृश्य है। जिस प्रकार लंगड़ा व्यक्ति अंधे का पथ प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति का पथ प्रदर्शन करता है, क्योंकि पुरुष क्या है? चेतन आत्मा है। अचेतन प्रकृति चेतन पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करने के लिए जगत का विकास करती है। प्रकृति का विकास प्रयोजनात्मक है, अर्थात उद्देश्यात्मक है। प्रकृति के विकास का उद्देश्य पुरुषों के भोग में सहायता प्रदान करना है। प्रकृति एक नर्तकी की भांति, एक डांसर की भांति अपना नृत्य दिखाकर नित्य मुक्त पुरुष को सुख दुख मोह से ग्रस्त कर उसके स्वयं पर भेद ज्ञान का हास कर देती है। वह भोगने हेतु पुरुष को सृष्टि का विकास करके देती है। पुरुष विवेक ज्ञान के बाद प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है। जब तक वह विवेक ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वह प्रकृति के चंगुल में फंसा रहता है और प्रकृति के विकासजों को अपना विकासज समझने लगता है। यही प्रकृति सृष्टि से अलग हो जाती है और पुरुष जो है वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात जब तक पुरुष प्रकृति के साथ में संबंधित है, वह प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है, तब तक पुरुष मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता। वह अपने आप को प्रकृति से संबंध विच्छेद करके ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब हम इन दोनों का जो संबंध बताया गया है, उस संबंध की आलोचनाएं भी देखेंगे कि इन दोनों के संबंध में क्या क्या आलोचनाएं उपस्थित हो सकती हैं। पहली आलोचना है कि सांख्य ने प्रकृति को स्वतंत्र और निरपेक्ष कहा है, परंतु प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के कारण स्वतंत्र नहीं रह पाती। पुरुष त्रिगुणातीत है, प्रकृति पुरुष पर आधारित है, अतः पुरुष
प्रकृति के प्रभाव के बिना यह जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकती, चाहे वह प्रभाव साध्य मात्र ही क्यों ना हो। पुरुष के कार्यों के लिए वह समस्त विकास आदि करती है, और जब पुरुष उसे जान लेता है तो वह गायब हो जाती है। इस तरह प्रकृति को अविद्या कहना ठीक होगा, इसलिए वह निरपेक्ष और स्वतंत्र कहाँ रही। तो सीधा सा है, पहली आलोचना दोनों के संबंध को लेकर के यह है कि प्रकृति पुरुष के प्रभाव के बिना जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकती। दूसरी आलोचना है, यदि पुरुष और प्रकृति दो स्वतंत्र और निरपेक्ष तत्व हैं तो उनका किसी प्रकार संयोग नहीं हो सकता, और संयोग के अभाव में सृष्टि भी नहीं हो सकती। प्रकृति अचेतन है, पुरुष निष्क्रिय और उदासीन है। इन दोनों को मिलाने वाला तीसरा तत्व कोई नहीं है, अतः दोनों का मिलन असंभव है। ठीक है ना। तो दूसरी आलोचना है कि जब प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतंत्र और निरपेक्ष तत्व हैं तो ऐसे में फिर दोनों का संयोग किस प्रकार होता है, क्योंकि दोनों को मिलाने वाला कोई तीसरा तत्व भी नहीं है, इसलिए जो मिलन बताया गया है दोनों का वो असंभव है। तीसरी आलोचना है, जब पुरुष कर्ता और भोक्ता है तो वह स्वभावतः कैसे मुक्त हो सकता है। यदि उसके मोक्ष के लिए ही प्रकृति का विकास होता है तब वह नित्य मुक्त कैसे हुआ। तीसरी आलोचना है कि जब पुरुष कर्ता और भोक्ता है तो वह फिर स्वभावतः मुक्त कैसे हुआ, क्योंकि जो कर्ता है उसे भोगना भी पड़ेगा और वो उसको बंधन में भी जाना पड़ेगा, इसलिए वह नित्य मुक्त कैसे हुआ। चौथी आलोचना, कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्ता को ही कर्म फल का भोग करना पड़ता है। सांख्य ने प्रकृति में कृतत्व और पुरुष में भोक्तृत्व का आरोप करके कर्मवाद को ठुकरा दिया है। ठीक है। पांचवी आलोचना है, पुरुष और प्रकृति के संबंध को बतलाने के लिए भिन्न भिन्न उपमाओं की सहायता ली गई है, वे विरोधपूर्ण प्रतीत होती हैं। प्रकृति और पुरुष का संबंध अंधे और लंगड़े व्यक्ति की तरह नहीं है। अंधा और लंगड़ा दोनों ही चेतन और क्रियाशील हैं, परंतु पुरुष और प्रकृति में सिर्फ प्रकृति क्रियाशील है। अंधे और लंगड़े दोनों का उद्देश्य है जंगल को पार करना, परंतु पुरुष और प्रकृति में से केवल पुरुष का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य सम्मत प्रकृति और पुरुष का संबंध उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसमें उपर्युक्त जो हैं कई प्रकार के दोष दिखाई देते हैं। तो आप लोग बच्चों पूरा जो है प्रकृति और पुरुष को दोनों को आपस में रिलेट करते हुए उनके संबंध को स्पष्ट करते हुए अंत में उसकी आलोचनाओं को भी लिखेंगे। तो इस प्रकार जो है आपका एक ये टॉपिक तैयार हो जाता है कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का संबंध तथा उसकी आलोचनात्मक व्याख्या। धन्यवाद।